गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल किया कि पहले किया कि हम कैसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं व्हेन हाउस कम अंडर द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट एंड व्हेन डज नॉट कम अंडर द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है तो तीन ही चीज़ें होंगी। बार बार मैंने बताया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है तो चार चीज़ें होंगी: एक्चुअल फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। उसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंपेयर करना है। वही फार्मूला जो है आगे बढ़ाते हुए अलग अलग परिस्थितियां होंगी और उन अलग अलग परिस्थितियों में आपने टैक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर घर खाली रहता है तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिडक्शन उस केस में मिलेगी जब टेनेंसी एक्चुअल होगी और आपकी कोई और प्रॉपर्टी जो है एसएससी की पोजीशन में नहीं होगी और आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, तो आपको जो है आप रेंट जो आपको नहीं मिला उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो अब अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनमें जो है एनुअल वैल्यू निकाल कर उसमें से कैसे डिडक्शंस दी जाएंगी वो देखो। तो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखो, किराए पर दिया गया मकान जो गत वर्ष में ना तो किसी भी समय खाली रहा है ना अप्राप्त किराए की राशि है। Let out house which neither remains vacant during the previous year or nor there is any unrealized rent। ना तो वो पूरा साल खाली रहा है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहले तो ये समझो कि खाली रहना, किराएदार चला गया छोड़कर, अभी नया नहीं आया, खाली हो गया आपका घर, एक तो वो हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि किराएदार आपके घर में बैठा है लेकिन उसने रेंट नहीं दिया। दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो कहता है कि दोनों ही चीज़ें इस केस में नहीं है। ना तो आपका घर खाली रहा है और ना ही आपका घर जो है किराएदार ने किराया देने से मना किया है, ना ही अनरिलाइज्ड रेंट है, यानी पूरा साल किराया भी आता रहा और पूरा साल आपका घर जो है किराए पर चढ़ा रहा। तो इसमें जो है आपका सेम पैटर्न रहेगा जो हमने अभी किया है। हम देखेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है, फेयर रेंटल दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हमने कैलकुलेट किया है एग्जैक्टली वैसे ही जो है वो आपका चलेगा। तो इसमें भी आप देखो दो इलस्ट्रेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है आपकी 1,00,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,00,000 आपका। उचित किराया फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 1,20,000। ऐसे ऊपर नीचे दिया हो सकता है, आपने एक ही उसमें लिख लो 1,00,000। और फिर आपका जो है स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 90,000 और आपका एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 1,32,000। और ऑनर ने जो है वो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं 10% ऑफ द 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है? 1,00,000 रुपया, तो उसका 10% कितना हो गया? 10,000। ये तो हम यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं 10,000। अब फिर वही फार्मूला चलेगा, क्योंकि ना तो घर खाली रहा है और ना ही अनरिलाइज्ड रेंट है आपका। ना घर खाली रहा है ना अनरिलाइज्ड रेंट है। फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, 1,20,000 और 1,00,000 में से 1,20,000। और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे 90,000, जो दोनों में से कम होगा। 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट 90,000 में से क्या कम है? 90,000। और फिर एक्चुअल रेंट जो है 1,32,000, जो दोनों में से ज़्यादा होगा। आपकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या आ जाएगी? 1,32,000 और 10,000 जो है उसमें से उसने पे किया है म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,22,000। क्या आ जाएगी? 1,22,000। तो सिंपल है ये, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरह से ही सिंपल है, क्योंकि ना तो इसमें अनरिलाइज्ड रेंट है और ना ही घर जो है वो किराए पर रहता है। तो इसमें दूसरा है आपकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है? 1,00,000 रुपया, वही हो गया आपका 10% टैक्स हो गया। और फेयर रेंटल वैल्यू सेम है 1,20,000। और स्टैंडर्ड रेंट जो है इसमें डिफरेंट है 1,40,000 और एक्चुअल रेंट है 96,000। इसमें फिर वही कंपैरिजन, फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो ज़्यादा होगा 1,20,000, फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे जो दोनों में से
कम होगा। क्या कम है? 1,20,000। फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से ज़्यादा होगा, यानी कि 1,20,000। और इसमें से क्या लेस कर देंगे? म्यूनिसिपल टैक्सेस। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है यहाँ पर किसने पे किए हैं? आपके किराएदार ने पे किए हैं। जब किराएदार पे करता है तो उसकी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलती, उसकी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? नील। और आपकी म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यू क्या रह जाएगी? 1,20,000 की 1,20,000। अगर ऑनर पे करता तो आप डिडक्शन देते, यहाँ पर ऑनर पे नहीं कर रहा है तो आप डिडक्शन भी जो है वो नहीं देंगे। तो नेक्स्ट ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट हो गया केस कि व्हेन हाउस डज नॉट रिमेन वेकेंट एंड देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है और वेकेंट भी नहीं रहता है। तो दूसरा केस जो है वो आपने ध्यान से देखना है। लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वेकेंट फॉर द होल ईयर और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। किराए पर दिया गया मकान जो पूरे गत वर्ष में या गत वर्ष में कुछ माह खाली रहता है। अगर तो वो पूरा साल खाली रहता है तो फिर तो बहुत सिंपल है कि उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? नील। वार्षिक मूल्य क्या हो जाएगा? नील। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कुछ महीने खाली रहता है तो उसमें उन्होंने बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं उसका अभी आसान तरीका बता दूंगी आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड है। लेकिन पहले आप देख लो कि बुक में क्या लिखा हुआ है। टेक्निकल लैंग्वेज: यदि मकान किराए पर दी गई अवधि का वास्तव में प्राप्य किराया संभावित किराए से अधिक है तो प्राप्य किराया सकल वार्षिक मूल्य होगा। वास्तविक किराया जो है वो प्राप्य किराए से संभावित किराए से अधिक है तो प्राप्त या प्राप्य किराया वार्षिक मूल्य होगा। दूसरे में लिखा है यदि मकान पर दी गई अवधि का वास्तव में प्राप्य या प्राप्त किराया खाली मकान रहने के कारण संभावित किराए से कम है तो भी प्राप्त और प्राप्य किराया वार्षिक मूल्य होगा। और इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यूएशन जो है वो घटा दी जाएगी। तो ये बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज है लेकिन इसका आसान सा मतलब है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर घर खाली रहता है चाहे वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो आपने आंख मूंद कर सिर्फ क्या ले लेना है? एक्चुअल रेंट। बाकी सारी चीजों को छोड़ देना है, तभी आप क्वेश्चन पर कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेना हमने एक्चुअल रेंट ही है। अगर घर कुछ टाइम के लिए खाली रहता है तो लेना हमने एक्चुअल रेंट है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस आपने ध्यान देना है। आप देखो, निम्न दशाओं में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। आपको डिटरमिन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, हाउस लेट आउट 10,000 पर मंथ, हाउस टैक्स पेड बाय द ऑनर 9,000, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हाउस रिमेन्स वेकेंट फॉर 1 मंथ, हाउस रिमेन्स वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। तो एक्चुअल रेंट जो है उसको आपने सिर्फ कंसिडर करना है। आप मेरी बात मान जाओगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वो 10,000 रुपये प्रति माह किराए पर देता है। फर्स्ट केस में 1 महीना खाली रहा और सेकंड केस में जो है वो 3 महीने खाली रहा, बस इतना फ़र्क है। लेकिन हमने यहाँ पर लेना कितना है? एक्चुअल रेंट ही जो है वो लेना है। एक्चुअल लिखने में जो मर्जी आप लिखो, एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 इंटू 11 कितनी हो जाएगी? 1,10,000। 1,10,000 और उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस उसने दिए हुए हैं, आप पे कर दोगे तो आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,01,000। आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ जाएगी 1,01,000। तो ध्यान से देखो, इसमें हमने 11 महीने का रेंट मिला है हमें, तो 11 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,10,000 और फिर जो है आप उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस को जो है वो लेस कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा एनुअल वैल्यू। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात जो है वो नहीं है। और दूसरा आपका केस है, उसमें सिर्फ 3 मंथ्स का आपने देखना है। आप देखो, मैं इसको मिटा रही हूँ, रब कर रही हूँ, और 10,000 है, किराया वही सेम है। 9 मंथ्स के लिए रेंट पर रहता है 90,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 9,000, तो आपकी जो एनुअल वैल्यू हो गई 81,000 हो गई। ये 3 कंडीशंस हैं थोड़ी सी जो आपने समझनी है। अगर आप समझ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है।
लेकिन अगर आप सुनोगे नहीं, बुक में से पढ़ते रहोगे, तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी। फर्स्ट केस हमारा क्या था कि घर जो है वो खाली भी नहीं रहता और अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है, ठीक है। उस केस में बिल्कुल सिंपल वो जो पहले वाला फार्मूला है 20 वो चलता रहेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि आपका घर खाली रहता है। जहां कहीं भी खाली का वर्ड आ जाएगा कि आपका घर खाली रहता है, तो आपने सिर्फ एक्चुअल रेंट को कंसिडर करना है। सीधी सीधी बात है कि एक्चुअल रेंट को जो है वो कंसिडर करना है। आप देखो इसमें थर्ड जो है वो आपकी क्या सिचुएशन है, लेट आउट हाउस which does not remain vacant during the previous year but there is unrealized rent। unrealized rent तो इसमें घर खाली नहीं रहा, ध्यान से देखो, इसमें घर जो है वो आपका खाली नहीं रहा बिल्कुल भी। इसमें फिर वही कंडीशन चलेगी जो घर खाली ना रहने पे रहती है, वही फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन में कंपैरिजन, फिर जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसकी स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन, अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, नहीं तो आपकी एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन करना है। लेकिन इसमें जो है फिर बस डिडक्शन मिलेगी आपको अनरियलाइज्ड रेंट की। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट में वो सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसने पूरी की हो। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता है या नहीं करता। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, टेनेंसी शुड बी एक्चुअल, वास्तविक होनी चाहिए। दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट होना चाहिए। तीसरा उसकी पोजेशन में कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और उसने अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को जो है वो पूरा कर लिया हो, तभी जो है वो आपको ये डिडक्शन मिलेगी। तो अब जो है मैं आपको 6th इलस्ट्रेशन जो है वो करवा रही हूँ, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो क्या कहते हैं, निम्न सूचनाओं में वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपको दी हुई है 1,50,000, उचित किराया 1,60,000, मानक किराया 1,60,000 और वार्षिक किराया 20,000 रुपये प्रति माह, यानी पूरे साल का कितना हो गया 2,40,000। मकान मालिक द्वारा नगर पालिका का कर का भुगतान किया जाता है 20%। तो और अप्राप्य किराया अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो 40,000, नियम 4 की शर्तें पूरी होती हैं, यानी अनरियलाइज्ड रेंट के लिए सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कम्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,50,000। अब ध्यान से देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो 1,50,000। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 1,80,000 और फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,60,000 और रेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि कभी भी घर खाली नहीं रहा है, तो 2,40,000। तो इसमें वही फार्मूला, क्योंकि घर खाली नहीं रहा है तो वही फार्मूला लगेगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा 1,80,000 और फिर 1,80,000 का स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन, दोनों में से जो भी कम होगा 1,60,000 और फिर उसका एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन 2,40,000, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा 2,40,000। और उन्होंने कहा है कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं आर पेड बाय द ऑनर, ऑनर द्वारा पे किए गए हैं 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है 1,50,000, उसका 20% कितना हो गया 30,000, कितना हो गया 30,000। और अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो क्या है 40,000 है। अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो 40,000 है। 2,40,000 में से 70,000 लेस हो जाएंगे, दोनों चीजें म्युनिसिपल वैल्यूएशन और अनरियलाइज्ड रेंट, तो कितना रह जाएगा 1,70,000। कितना रह जाएगा 1,70,000। कितना रह गया 1,70,000। क्लियर है? मुझे तो लगता है क्लियर होना चाहिए आपको, इससे अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से करो, एक एक इलस्ट्रेशन में करवा रही हूँ आपको बुक की, तो यू शुड बी क्लियर फॉर दैट। और 3 मैंने सिचुएशन करा दी। पहली सिचुएशन में ना तो अनरियलाइज्ड रेंट था ना वो वेकेंट रहा, दूसरी कंडीशन में वेकेंट रहा। जब वेकेंट रहेगा तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ एक्चुअल रेंट जो है वो लेना है और सारी चीज़ें छोड़ देनी है। तीसरा है कि वेकेंट नहीं रहा लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, इसमें पहले वाला फार्मूला चलेगा और अनरियलाइज्ड रेंट की अगर कंडीशंस पूरी हैं तो लेस हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन है
कि वो वेकेंट भी रहता है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। फिर क्या आ गया कि अनरियलाइज्ड रेंट है और वेकेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वेकेंट रहता है। अगर वेकेंट रहता है तो फिर वही कंडीशन होगी कि हम उसमें सिर्फ एक्चुअल रेंट को कंसिडर करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन जो है वो आपको तभी मिलेगी जब आपका सारी कंडीशंस पूरी होंगी। वही टेनेंसी एक्चुअल है और अनरियलाइज्ड रेंट है, उसके कब्जे में आपकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और रेंट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अनरियलाइज्ड रेंट की आपने डिडक्शन क्लेम कर ली और बाद में कभी आपको रेंट मिल जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट आप लीगल फॉर्मेलिटीज करते हो, कोर्ट में केस चलता रहता है, आपको मिल जाता है, तो जब वो रियलाइज होगा तो वो आपकी फिर उस टाइम में, क्योंकि आपने इधर डिडक्शन ले ली, तो वो आपकी क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ इतनी लंबी बात नहीं करते हैं, हम यही बात करते हैं कि अब फोर्थ केस हमारा क्या है कि अनरियलाइज्ड रेंट भी है और घर जो है वो वेकेंट भी रहता है, तो क्या स्थिति होगी। लेकिन इसमें वही है, इसमें सेकंड वाला केस चलेगा कि वेकेंट रहता है तो हम एक्चुअल रेंट को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, एक्चुअल रेंट को, बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें छोड़ दी जाएंगी। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन इलास्ट्रेशन है आपकी, इलास्ट्रेशन नंबर जो है वो 7th है। From the following information, compute the municipal value of the house. From the following information, compute the municipal valuation of the house. Municipal valuation 2 लाख, fair rent 1,80,000, standard rent 2.5 लाख, actual rent 30,000. The building remained vacant for 2 months during the previous year. 2 महीने जो है वो खाली रही है और द बिल्डिंग रिमेन वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग, खाली रही है, इसका मतलब क्या केस हो गया, रिमेन्ड वेकेंट फॉर 2 months, रिमेन्ड वेकेंट। रिमेन्ड वेकेंट है तो हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, एक्चुअल रेंट को। 30,000 पर मंथ किराए पर दी हुई है तो हम सीधा ले लेंगे कि ये 10 महीने जो है वो रेंट पर रही है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। 3 लाख जो है इसका क्या हो गया, रेंट हो गया। उसके बाद वो कहता है कि द बिल्ड अनरियलाइज्ड रेंट 30,000, कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड। इसका मतलब आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ऑनर 15,000 एंड बाय द टेनेंट 15,000। आधे आधे पे कर रहे हैं दोनों, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो ऑनर ने पे किए हैं सिर्फ उसकी डिडक्शन जो है वो देंगे जो ऑनर ने पे किए हैं। तो 3 लाख एक्चुअल रेंट हो गया, 30,000 इंटू 10, 3 लाख। इसमें हमने सिर्फ एक्चुअल रेंट को कंसिडर करना है और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं ऑनर द्वारा 15,000 पे किए गए हैं और अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो 30,000 पे किया गया है। 45,000 जो है वो इसमें से लेस हो जाएगा। 2,55,000 जो है वो आपकी एनुअल वैल्यू बनेगी और उसमें से बाकी डिडक्शंस जो हैं वो दी जाएंगी, उसमें से बाकी डिडक्शंस जो हैं वो दी जाएंगी। ये मैंने आपको 7th तक इलास्ट्रेशन एक एक करके सारी जो हैं वो करवाई हैं, सारे केसेस जो हैं वो करवाए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा था कि एनुअल वैल्यू ही होती है। एनुअल वैल्यू में से जो है हम क्या देते हैं, डिडक्शंस जो हैं वो देते हैं। इसमें जो सबसे पहली है सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो डिडक्शन होती है, ये सैलरी हेड में भी चलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो होती है जिसके बारे में लिखा हो या ना लिखा हो, यू हैव टू गिव दैट डिडक्शन। तो ये 30% है, क्योंकि पहले होता था कि रिपेयर की अलग मिलती थी, उसकी अलग मिलती थी, अब कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, सीधी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिलती है 30%। चाहे कोई मकान किराए का खर्च किया गया हो उसके ऊपर, चाहे नहीं किया गया हो रिपेयर में, तो ये दिए जाते हैं, सिवाय सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में वैल्यूएशन ही नील होती है। आपने पढ़ा कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यूएशन क्या होती है, नील होती है, इसलिए उसमें इस तरह की 30% डिडक्शन नहीं दी जाती। और बाकी जो है इसमें बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का वो दी जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड डिडक्शन है मेन इसमें बस वो है लोन पर इंटरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, रिपेयर कराने के लिए
आपके रेनोवेशन करवाने के लिए कोई लोन लेता है तो उस पर जो है आपको डिडक्शन मिलेगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन जो है वो लिया है तो उसके संबंध में भी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन लोन के लिए, लोन लेने पर अगर आप कोई ब्रोकरेज देते हो, कमीशन देते हो, इसकी कोई डिडक्शन नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है ये ड्यू बेसिस पर होती है, ये पेड बेसिस पर नहीं होती। जब इंटरेस्ट जो है वो आपका ड्यू हो जाता है और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है, एक पॉइंट है कि हम लोन तो कई बार घर बनाने से पहले लेते हैं। हमने जो घर बनाने से पहले लोन लिया उसकी डिडक्शन तो हमें तब मिलती नहीं, क्योंकि घर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जो चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उसका ना किराया आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। उसको हम प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, उसे हम प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, निर्माण से पूर्व अवधि की गणना। तो उसमें जो टाइम आपने लोन लिया और जितना इंटरेस्ट पे किया उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिली, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि जो भी प्रायर टू कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज होगा उसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जब घर बनकर तैयार हो जाएगा, जिस असेसमेंट ईयर में घर बनकर तैयार हो जाएगा वहां से शुरू होकर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगी, प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड बाद में बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतना करो, फिर मैं आगे धीरे धीरे जो है इसको करवाऊंगी आपको। सारे क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊंगी। प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड में थोड़ा सा कई बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन वो एक आधा ही क्वेश्चन है, मैं करवा दूंगी आप। लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपने यही एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इसमें से आपने डिडक्शंस देनी है। लोन पर लोन की डिडक्शन है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन की आपको बता दी, अनरियलाइज्ड रेंट की आपको बता दी, तो अब कोई खास काम हमारे लिए नहीं है। चारों कंडीशंस भी बता दी हैं आपको, तो आप इसको ध्यान से करेंगे और